Good morning, everyone. Good morning. Good morning. पहचाने? हाँ हाँ, पहचाने, क्यों नहीं पहचानेंगे तुमको? गुड मॉर्निंग बाबू। पहचान तो लिए। हम्म। चश्मा लगा लिया करो। बनवा के लाए थे तब तो रोज टसन मारते थे। अरे हद है यार। चश्मा ढूंढना पड़ेगा बेटा। पता नहीं कहाँ रखा है। आज ढूंढता हूँ, कहीं रखा हुआ था यार, अभी 2 दिन पहले तो मिला था हमको। हैं? हम्म। एक सेकंड, पीडीएफ फाइल बना दो। हम्म। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। और बताओ, सब बढ़िया? 22 फरवरी। आंखें लॉन्ग टूर पे चली जाएंगी, फिर लसिक करवाते। क्या लिखा है यार? क्या करवाते रही ना, लसिक? ये क्या होता है? ये कौन सी नई चीज आ गई दुनिया में जो हमको पता नहीं है अभी तक? अच्छा, लसिक सर्जरी वही होता है जो आप नहीं जानते। वाह। वाह। लेजर सर्जरी। ठीक है, ठीक है। अरे यार ठीक है। जो इंसान, अच्छा चलो, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग ले लो मेरी। हाँ हाँ ठीक है। वही रख दो, किनारे रख दो जहां पे खड़े हो ना। वहीं रख दो, हम उठा लेंगे बाद में। जगह मैसेज कर देना। कहाँ पे गई है, मतलब कहाँ पे दे रहे हो? हाँ, बैठे हो? इसका मतलब तो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए, तो फिर है कि नहीं? अब देखो यार, मैंने आज मैसेज नहीं किया था। चेयर पे बैठा हूँ, अच्छा ठीक है। तो सब लोगों की पढ़ाई वढ़ाई शुरू हो गई है? हो गई कि नहीं? स्टार्ट कर दी पढ़ाई? बोलो। सुबह सुबह गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर ली, तो हमने बोला न्यूज में देखोगे फौज में आने के बाद। भैया गलत बोला है वो। फौज में जाने के बाद न्यूज में बहुत गलत टाइम पे आते हैं लोग, कि ये लोग नहीं रहे। ऐसी ऐसी बातें मत कहना। हम्म, ठीक है। तो प्लीज, ये जो वादा किया उसको तोड़ दो कि नहीं। मेरे को नहीं पसंद आया यार ये वादा तुम्हारा, बिल्कुल। आई डोंट लाइक दिस। तो प्लीज उससे कह दो कि ब्लॉक कर ली सर उसको। उसने तुमको ब्लॉक कर दिया? ठीक है। वादा किया तो निभाना पड़े यार, ये ब्लॉक व्लॉक तो बड़ा। हाँ, देखो भैया सुनो, टकाटक। हम्म। कि 25 ऑफ फेब से हो रहा है स्टार्ट। क्या? बैच। ठीक है, 25 फरवरी से। तो 25 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। एम सी डी एस का, दीज आर एजुकेटर्स जो इसमें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो। अभी ठीक है, कल से 7 बजे शाम को फिर मिलेंगे आपसे। हाँ, कल से 7 बजे शाम को। आवाज नहीं बस आ रही, बस पॉइंटर हिल रहा है, ठीक है।
तो इंडियन इकोनॉमी के बाद इंडियन पॉलिटी का भी बैच है, 7 PM पर स्टार्ट हो रहा है। दोज हु वांट्स टू ज्वाइन इट, ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी का भी बैच है भाई, तो ये बैच शुरू हो चुका है 9 PM पर। ये भी, हाँ, ये सारे प्लस पे बैच हैं। अन अकेडमी @HIM12 ये मेरा कोड है, इसको लगाइए। टेलीग्राम चैनल कोड नहीं है, ये अन अकेडमी @HIM12 टेलीग्राम चैनल है। इसमें आपको मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन PDF मिल जाएंगी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। HIM12 ये मेरा कोड है, इसको लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स की परचेसिंग पर, जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं। एक बार अटेंडेंस लगाओ, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। अटेंडेंस लगाओ, फटाफट स्टार्ट करते हैं फिर। हम्म तो सब बढ़िया ना फिर? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, हालांकि आज तो टॉपिक्स ही पढ़ने हैं हमें, फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द माई स्कीम ऑन द 15th February 2021? हम्म कहाँ पे माँ है तो वहां ही माई स्कीम लॉन्च होगी। किस स्टेट में किस स्टेट की करता धरता माँ? तो आई थिंक ये काफी रिलेट कर पाओगे आप। हाँ, हाँ। तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ठीक है, इनके यहाँ। चलो, तो इस हिसाब से देखें तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन द 15th February 2021 launched a scheme which is name is Ma. Government will provide a meal at a nominal cost of 5 रुपए। तो तुम लोगों को 5 रुपए में खाना यहाँ मिल जाएगा तुम लोग को। अब किसी स्टेट में तुम्हारा पेट भरे चाहे ना भरे, वो यही मिले। लेकिन ये दिल्ली के अंदर एक स्कीम गौतम गंभीर ने शुरू की है, उसमें 1 रुपए में खाना मिल जाता है। ठीक है, तो अगर तुम चाहो तो वहां भी कर सकते हैं। सर ये मेरा स्टेट है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है, आपके स्टेट में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, मतलब अब आपके यहाँ गरीबी चली जाएगी, मुझे लग रहा है ऐसा। तो दे विल गेट अ प्लेटर ऑफ राइस, दाल, वेजिट, ये सब क्या लिख रहे हैं? चलो छोड़ो, इसमें सरकार सब्सिडी देगी 15 रुपए की, क्योंकि 20 रुपए की प्लेट होगी, ऐसा ये कह रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है बेसिकली? भूख लग पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव विल स्टार्ट फ्रॉम द 31st Jan। एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो मतलब ये मिंट न्यूज़पेपर है अपना, पोर्टल भी पेपर है, ई पेपर आता है। तो 3 दिन का वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ था, जो कि 31st Jan से स्टार्ट हुआ, और ये 31st Jan से स्टार्ट होके 2 फरवरी तक रहा था। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम इन इंडिया बिगेन ऑन द 31st January। तो नेशनल पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम बेसिकली पोलियो को डिस्क्राइब करता है, और ऐसे करके 17th January को हम लोग नेशनल इम्यूनेशन डे मनाते हैं, जिसे हम बेसिकली पल्स पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं, यानी कि जो नेशनल इम्यूनेशन डे है उसी को पोलियो डे भी कहा जाता है। पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 0 to 5, यानी कि 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर। तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम ट्वाइस इन अ ईयर, हर 2 साल में, यूजुअली इन द अर्ली मंथ्स, यानी कि शुरुआत में ही महीनों के स्टार्ट किया जाता है, जैसे जनवरी फरवरी वाले मंथ्स के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम जो ऑलवेज बिगिन ऑन द संडे, जिसे हम पोलियो रविवार के नाम से भी जानते हैं। और ये पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से लॉन्च किया जाता है। बेसिकली ये क्या था, पहले इसको ये कहते हैं इंडिया इज सेट टू स्टार्ट ऑन द नेशनल पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम, 31st को इसको लॉन्च किया गया, लेकिन इट वाज शेड्यूल्ड ऑन 17th January। बेसिकली ये 17 जनवरी को स्टार्ट होना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस इसको रीशेड्यूल कर दिया गया, और जो कि 31st January से स्टार्ट हुआ, और अब ये 3 दिन के लिए चलाया गया था, 31st, 1st एंड 2nd Feb। तो ये 3 दिन के लिए स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे स्टार्ट किया। और ये 17th January क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए 17th January कौन सा डे है? कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर कर दीजिए फटाफट। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है। कौन सा डे है? नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं इसके अंदर। कहते हैं जो पोलियो है इज एन इनक्योरेबल डिजीज कॉज्ड
पोलियो वायरस, ठीक है ना, कौन से वायरस की तरफ से होता है, पोलियो वायरस की तरफ से होता है, दैट कैन लीड द लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि इससे क्या हो सकता है, पैरालिसिस होता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो कहते हैं कि चिल्ड्रन अंडर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ही ये अफेक्ट करता है, और 1 in 200 में से एक बच्चा जो है इसकी वजह से पैरालिसिस उसको हो जाता है। 2 to 5 यानी कि 100 बच्चों में लगभग 2 से 5 के बीच में जो बच्चे होंगे, ठीक है ना, जिनको ये पैरालिसिस होता है, उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि बेसिकली ये वायरस उनको रेस्पिरेटरी मसल्स पर इन्फेक्ट करता है, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। 5 वाइल्ड लाइफ यानी कि 5 वाइल्ड लाइफ पोलीवायरसेस विद वर रिपोर्टेड इन पाकिस्तान, यानी कि हर मतलब 100 में से अगर देखा जाए तो 5 वाइल्ड जो बच्चे हैं तो उनको ये वायरस हो जाता है, और एक जो बच्चा है उसको ये अफगानिस्तान के अंदर होता है हर 100 के अंदर। तो ये यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर कहूं कि नो पोलीवायरस, यानी कि पिछले 3 साल के अंदर कोई भी वायरस यहाँ पर इंडिया के अंदर बच्चों के अंदर नहीं देखा गया है। और एक स्टेटमेंट, हालांकि ये इररिलेवेंट है, इनका कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इंडिया पोलियो मुक्त है बस। और कौन से ईयर में पोलियो मुक्त हुआ था ये भी मैंने पहले पढ़ाया था, कमेंट सेक्शन में बता दो, जरा जल्दी से आंसर कर दो। कौन से ईयर में पोलियो मुक्त हुआ है इंडिया? 2014, 2013 है? बताओ। बोलो बोलो बोलो। तो ऑफिशियली 2014 के अंदर, ध्यान रखना, इंडिया डिक्लेयर किया गया था 2014 में कि इंडिया एक पोलियो फ्री कंट्री है, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2014। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एग्रीमेंट ऑन द फाइनेंशियल सपोर्ट। ये पीआईबी की न्यूज है जो कि हमने पहले भी कवर की हुई थी, लेकिन अभी वापस से रिसेंटली अभी चर्चा में है। एक स्टार्स प्रोग्राम था एजुकेशन की कैटेगरी का, जो कि हम लोगों ने अभी इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, और स्टार्स प्रोग्राम पर कई बारी बात हम लोगों की हो चुकी है, लेकिन वापस से हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उसका एग्रीमेंट किसके साथ किया जा चुका है, वर्ल्ड बैंक के साथ ये एग्रीमेंट किया जा चुका है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो अलग मिनिस्ट्री है, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कम्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। एंड वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक, इन तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है टू फाइनेंशियल सपोर्ट वर्थ ₹5,718 करोड़, यानी कि 5,718 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट बेसिकली यहां पर साइन किया गया है। ये एग्रीमेंट कौन से प्रोजेक्ट को लेकर साइन किया गया है? तो स्टार्स को लेकर साइन किया गया है। स्टार्स एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है। स्टार्स का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स। तो याद रखेंगे, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स। इसका फुल फॉर्म भी आपको टिकाना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाए स्टार्स कैसा प्रोग्राम है, तो आप कहते ना स्टार्स एक वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम है, यानी कि इसमें कौन फंड कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। बेसिकली स्टार्स प्रोजेक्ट वुड बी इंप्लीमेंटेड एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि इसमें 3 तरीके से आप देख लीजिए कि वर्ल्ड बैंक तो फाइनेंस करेगा ही, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसा देगी, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ पैसा लगाएगी। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, यानी कि हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है विच इज नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। वो लोग इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। तो मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली 5,718 करोड़ का एक एग्रीमेंट साइन किया, और ये एग्रीमेंट स्टार्स प्रोग्राम के नाम से जाना जा रहा है। और ये किसके लिए है, तो ये एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए ये बेसिकली किया जा रहा है। तो स्टार्स जो है उसे स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम के नाम से ये नाम दिया गया है, यानी कि स्टार्स जो स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है।
ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कौन सा स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, विच इज लॉन्च बाय या इम्प्लीमेंटेड बाय, अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये बेसिकली 29 ऑफ जैन को पीआईबी में पब्लिश की गई एक न्यूज है। इसके अंदर यही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने यहां पर आपको डिस्कस की हैं। इससे क्या किया जाएगा? तो आप याद रखना, इट इज अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन इन 6 स्टेट। यानी कि भारत के कुछ चुनिंदा स्टेट्स, यानी कि 6 स्टेट्स के अंदर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करना इसका प्राइमरी पर्पस है। ठीक है, यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द, हमसे पूछा जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्स, तो हम कहेंगे गवर्नेंस, क्वालिटी एंड गवर्नेंस, इंप्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल्स एजुकेशन इन 6 स्टेट। 6 राज्यों के अंदर हम क्वालिटी अच्छी करना चाहते हैं, गवर्नेंस बेहतर करना चाहते हैं स्कूल को लेकर, तो वो 6 राज्यों के अंदर हमें करना है। 6 स्टेट्स आर, यानी कि जो 6 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो ये 6 स्टेट्स हैं। अब ये सवाल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया कौन से 6 स्टेट्स के अंदर स्टार्स स्कीम इंप्लीमेंट की जानी है। तो ये स्टार्स स्कीम जो है, ये हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, यानी कि लगभग जो 5700 करोड़ रुपीस हैं, इनमें से ये पैसे जो है इस कौन से स्टेट्स की एजुकेशन को बेहतर करने के लिए खर्च किए जाएंगे। तो फिर वहां पर आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कहते हैं कि ये कौन से, किस कैटेगरी, कौन से हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन के लिए जाएंगे, जूनियर स्कूल्स के लिए जाएंगे। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि 250 मिलियन स्टूडेंट्स, यानी कि 250 मिलियन स्टूडेंट्स इन 6 स्टेट्स के अंदर, जिनकी एज 6 से लेकर 17 के बीच में है, और साथ के साथ 1.5 मिलियन स्कूल्स, कितने स्कूल्स? 1.5 मिलियन स्कूल्स और लगभग 10 मिलियन टीचर्स को बेनिफिट होने वाला है इस प्रोग्राम से। यानी कि टारगेट कितना रखा गया है? लगभग 250 मिलियन स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 17, यानी कि 6 से लेकर 17 साल तक की एज के बच्चे, और 1.7 मिलियन स्कूल्स, इतने स्कूल्स होंगे वहां पर इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे, और 10 मिलियन टीचर्स विल बी बेनिफिट फ्रॉम द दिस प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम से ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है। अगर आप इतनी बात को समझ गए हैं तो एक बार यस कर दीजिए फटाफट कि हाँ इतनी बात हम समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिकली इस स्कीम को 2 कंपोनेंट्स में, यानी कि इसके जो यूनिक कंपोनेंट्स हैं वो काफी हद तक आपने सुने भी होंगे, और पहले भी, जैसे आपने एक कंपोनेंट सुना होगा परख के बारे में, जब मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाई थी तो परख के बारे में भी बताया था, याद रखना। अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक कंपोनेंट है कॉन्टिजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट। ये क्या है? तो आपने कई दफा देखा है कि इस, हमने ऐसा देखा है कि कई दफा स्कूल्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कोई नेचुरल कैलामिटीज हो जाए जिसकी वजह से स्कूल्स प्रभावित हो जाते हैं, मैन मेड कोई समस्या आ जाए, हेल्थ डिजास्टर आ जाए, जैसे अभी हुआ। अभी के टाइम पर हमने क्या देखा? स्कूल्स बंद हो गए, बच्चों की पढ़ाइयाँ खराब हो गई। नेचुरल, यानी कोई कोई भूकंप आ जाए, कोई ऐसा बाढ़ आ जाए तो बच्चों की पढ़ाइयाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी हमें रिस्पॉन्सिबल बॉडी बनानी चाहिए जो स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा, यानी कि जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है वहां पर, दूसरा स्कूल्स के अंदर फैसिलिटीज इंक्रीज करने का काम करे, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह लाने का काम करे, और जो खासकर रिमोट एरियाज के स्कूल्स हैं उनको थोड़ा और टेक्निफाइड करे, यानी कि उनको आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किया जाए, जो आज के टाइम में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो। साथ के साथ हमने ये देखा है कि स्कूल्स वगैरह क्या होते हैं, कभी कभी मतलब कोई, अभी आज के टाइम पे पैंडेमिक था तो जिसमें स्कूल्स को बंद करना पड़ा, फिर हमारे पास ऑनलाइन टेक्नोलॉजी नहीं है तो कई दिन तक स्कूल्स बंद ही रहे, बच्चों की पढ़ाइयां खत्म हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जब इस तरीके को कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या कुछ ऐसा, कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए या ऐसी रिस्पॉन्सिबल, हम कह सकते हैं प्रोग्राम होना चाहिए, जिस प्रोग्राम से अपने स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटीज को, टेक्नोलॉजीज को वहां पर हम इंप्लीमेंट करें, जिससे कि हमारे स्कूल्स के अंदर जो बच्चों की पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। और ऐसा कई सारे स्टेट्स ने किया है। तो ये जो स्टार्स प्रोग्राम है
स्कूल एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए लाया गया। यानी कि अगर आप मान लीजिए अगर वापस से ऐसा कुछ हो जाए, तो एक तो स्कूल्स बंद अगर होते भी हैं तो बंद होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में स्कूल्स आपको ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दे पाएंगे। आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, पता चला बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, तो बच्चों के पास कनेक्टिविटी नहीं है, तो बच्चों के पास वहां टीचर नहीं आ पा रहे हैं, टीचर के पास कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो इन इश्यूज सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कॉन्टिजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट डाला गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। यानी कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूल की फैसिलिटीज को, स्कूल्स के अंदर टेक्नोलॉजीज को इसका इस्तेमाल करते हुए स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, अपने क्वालिटी एजुकेशन हमें प्रोवाइड किया जा सके। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट है, ये लोग हमें फाइनेंस वगैरह यानी कि स्कूल्स वगैरह को फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है? तो एक बार यस कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गई है कि एक क्रैक वाले क्या करने वाले हैं। जल्दी फटाफट आंसर कर दो जल्दी से। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसका एक दूसरा कंपोनेंट है। हमने क्या देखा है कि कई दफा बच्चा पढ़ता जाता है, लेकिन पढ़ने के बाद उसका असेसमेंट नहीं होता, उसका एनालिसिस नहीं किया जाता, उसका रिव्यू नहीं करते। बच्चा फर्स्ट से लेकर सेकंड में चला जाता है, सेकंड से थर्ड में चला जाता है, फोर्थ में। और आपने अक्सर एक चीज और देखी होगी, जब बच्चा अपने इनिशियल्स में होता है तो उसको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए कोई सेकंड में पढ़ रहा है, तो उसके 100 में से पता चलता है 98 मार्क्स आ जाएंगे, तो सारे उछल जाएंगे, कह रहे हैं मेरा लड़का तो 98 ले आया, ये देखना क्या बनेगा। तो पता चलता है कि इसको ये बना देंगे, इसको 20 तरीके का प्लान सोच लेंगे लोग। जैसे थर्ड में जाएगा तो 97 ले आएगा, कहेगा 97 है। ऐसे गिरते गिरते जब हाई स्कूल तक पहुंचेगा तो पता चलता है वो उसके थर्ड डिवीजन आ रहे हैं, यानी कि 37% पे लटक हुआ है। यानी कि आपकी क्लास बढ़ती जाती है, मार्क्स नीचे आते जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? सबके साथ ऐसा। मुझे लगता है मैं फिफ्थ में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था पूरे क्लास के अंदर। देन हमने अपना स्कूल बदला, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, यहाँ तो बहुत ज्यादा है। हाँ मेरे साथ ना हुआ, हाँ मतलब इन जनरल मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं फिफ्थ के अंदर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था पूरे क्लास के अंदर, खाली मेरे मार्क्स आ रहे थे। उसमें पता नहीं साहब के जोड़ के देता था, क्या करता था, या कुछ जो टीचर था उसका क्या ही अपना इंटरेस्ट था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि यार ये नहीं लगता कि ये हमेशा रहने वाला है। सिक्स के अंदर से, सिक्स से जो ड्रॉप शुरू हुआ ना भाई साहब, जैसे होता ना कि ऐसे, हाँ मतलब पहले क्या था कि ऐसे करके, तो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक का ग्राफ ऐसा था, उसके बाद का ग्राफ ऐसे हो गया भाई साहब, ये ग्राफ हो गया, यानी कि उसके बाद में नीचे गिरने लगा। तो इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में जिंदगी में देखते हो, जैसे इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट, हाँ वैसे ही। मेरे तो 105 आए थे, 5 मार्क एक्स्ट्रा, गुड हैंड राइटिंग के। हाँ ठीक है, इसीलिए तो तुम सीडीएस में 2 बार ऑफिसर भी बन चुके हो, है कि नहीं? तुम तो कर नहीं रहे हो जो 105 आए थे। दिल पे ले लियो क्या? है, ले लियो दिल पे। ये ये जितने भी हैं इसमें, मैं कभी भी इंटेलिजेंट नहीं था। तो वो तो मुझे दिख ही रहा है, इसमें तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? तुम इंटेलिजेंट नहीं थे, इसमें क्या बता रहा? इसमें हाँ, ये तो हम सारे लोग देख ही पा रहे हैं। देवेंद्र को कहने की क्या जरूरत है? देवेंद्र। चलो और सब बढ़िया तुम लोगों का? फिर वो मुझे पहले भ्रम था, क्या किस चीज का, कि तुम इंटेलिजेंट हो, यही बाद में भ्रम, मतलब तुम्हें रियलिटी का सामना कर ले। हाँ ये ऐसे लड़के मुझे बहुत पसंद है जो एक्सेप्ट कर लेते हैं बात। हम्म। तुम्हारा और कोई चक्कर नहीं। प्रॉब्लम क्या है जानते हो ना, उम्र जैसे जैसे तुम्हारी बढ़ती जा रही है, तो तुम लोग आस्किन फंसते चले जा रहे हो, कहीं ना कहीं किसी ने टाका बिढ़ा लिया। इसमें जितने पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं सब सिरे बतिया रहे हैं, कोई सिंगल नहीं है, बता रहा हूं मैं। हाँ, आपकी बात हम दिल पे नहीं लेते हैं, हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल भी देते हैं। ये भगवान, लड़का बहुत दुष्ट हो चुका है, हम है सिंगल। ठीक है, हाँ सपने में भी आप ही आते हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं ना इसलिए। तो मेरे स्टूडेंट का क्या मतलब हुआ कि मेरी आस की चल रही है?
मैं लोगों को जगह जगह जाके बोलते जा रहा हूँ हैं। अरे जबरदस्ती चल रही है, पगले तुम लोग ना बहुत दुष्ट हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों को, तुमको कोई उठा रहा है सुबह सुबह कि उठ जाओ बाबू, ऐसा कह रहा है? हैं? सच्ची बताइयो। मैं वो मजाक नहीं पसंद, सच्ची बताओ, कितने लोगों को सुबह सुबह कोई उठा रहा है और रात को सुला रहा है? अरे बता, मेरे को बताओ, मेरे को बता सकते हो ना? मेरे को बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो जल्दी बताओ। कौन कौन ऐसा है जिसको रात को सुलाता भी है उठाता भी है? कोई नहीं है? कोई नहीं बताना। एक, क्यों नहीं बता? एक तो तुमको ऐसा कोई कर रहा है ऐसा? पापा उठाए? तुमको पापा ही उठाएंगे। जैसे हालात है तेरे, पापा उठा रहे हैं, सही है। पापा की चप्पल। आपको वो इंस्टा पे एक लड़की भेजी थी ना, उसकी वीडियो देखो, उसने बात पे मस्त बोला, ठीक है। फालतू की कोई बात होगी तो तभी भेजा मेरे को। हाँ, माता जी उठा रही है? अच्छा, नहीं माता जी और पिताजी से ऊपर बताओ, कोई है ऐसा जिंदगी में जो तुम्हें कहता हो कि अब सो जाओ? हैं? हाँ मुझे उठाता है। नहीं नहीं, मैं कहाँ से? आपको कोई उठाता है क्या? हाँ मुझे उठाता है। मुझे गुन्नू है, गुन्नू उठाता है। गुन्नू सुलाता भी है, उठाता भी है। मेरे को कोई शर्म नहीं है भाई। गुन्नू उठाता भी है और सुलाता भी है। तो मैं तो उसको लव यू गुन्नू भी बोल देता हूँ कई दफे। हम्म। मोबाइल की बैटरी सुलाती है, अच्छा। गुन्नू नहीं गुन्नी, अब है जो है, तुमको क्या मतलब है? मैंने बोला ना लव यू गुन्नू। तो तुम लोग भी ऐसा किया करो भाई, जरूरी है लाइफ में। इनका गुन्नू मुन्नू चल रहा है। गुन्नू इनके, पगले हो गया गुन्नू कुत्ते का, बहुत मारेगा तुमको। हद है। सुधर जाओ अंकित, तुमको पता नहीं होता तो क्यों बोलते हो बीच में? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ का हिस्सा है गुन्नू, तुम्हें क्या पता है? यू डोंट नो व्हाट इज मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ के अंदर, मुझे। ठीक है। हाँ, चलो आ जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तुम लोग ना ऐसे सुधरोगे नहीं। खुद तो ससुरे सिंगल जी रहे हो, अब इसमें 24-25 साल के हो गए, अब कब ब्याह करो, अब कब प्यार मोहब्बत करोगे? अगर करना भी है तो अभी करवर के खत्म करो ये सब। 40 साल में सोच रहे हो, मैं कहीं मेरे से इंस्पायर तो नहीं हो कि ये भी इनकी उम्र में जाएंगे तो कर लेंगे? हैं? तो सुन लो मेरी बात दुष्टो, अगर तुम में से कोई ऐसा सोच रहा है कि इनकी उम्र में जाएंगे तो कर लेंगे, तो सुन लो, हम शुरुआत से करते चले आ रहे हैं। हम बहुत पुराने से कर रहे हैं, अभी छोड़ी नहीं है तो तो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम, अपना समय मत वेस्ट। कह रहे, हम जब सेकेंड या थर्ड क्लास में थे, तो गुन्नू को अभी घड़ी दिलवा के लाए हैं, कपल गोल। कब घड़ी दिलवा के लाए? कपल गोल है एकदम, रंगबाजी चल रही है मतलब। घड़ी कहाँ से? मैंने तो घड़ी खरीदी नहीं है बहुत समय से। चलो, तुम लोग ना कहीं का कहीं ले जा रहे हो बात को। ओके ओके, गुड मॉर्निंग सर, आज पहली बार पकड़ ली क्लास, अच्छा, बढ़िया। आपका बता रहे हैं इंस्टा स्टोरी, जबरदस्ती कुछ भी। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ, अब देखो दूसरा वाला पार्ट देख लो, स्टार्स का क्या है। पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, बकवास। ठीक है। तो अगर मैं आपसे देखूं, मतलब हम लोग बात करें तो स्टार्स के अंदर एक दूसरा कंपोनेंट भी है। इसके अंतर्गत क्या करेंगे? परख, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर ओपन करेंगे। ठीक है। ये लोग तुमको परखेंगे, हालांकि तुमको नहीं परखेंगे, ये लगभग 6 से 7 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को परखेंगे। क्या करेंगे?
तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये परख है। परख का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसमें क्या किया जाएगा, नेशनल असेसमेंट सेंटर के तौर पर इसको डेवलप करेंगे। ये बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर इंक्लूड किया गया है, आपने पढ़ा होगा। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होगा अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री, और ये बेसिकली कुछ नॉर्म्स सेट करेगा कि बच्चों को किस तरीके से इवैल्यूएट करना है। ठीक है ना। हम लोग कई दफा क्या करते हैं, हमारे एजुकेटर्स या टीचर्स क्या करते हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, वो लोग बच्चों को उनके मार्क्स के बेसिस पर इवैल्यूएट करते हैं। परख के अंदर क्या किया जाएगा कि इनको कई सारे और नॉर्म्स दिए जाएंगे, जिस नॉर्म्स के अंदर बच्चों को बेसिकली, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को मल्टी डायमेंशनल वहां पर उनको चेक किया जाएगा कि भाई उनके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, केवल पढ़ाई के लेवल पर नहीं। तो उन सबके मार्क्स भी आगे आपके उन सबके ग्रेड्स या मार्क्स जो भी इन लोगों ने क्राइटेरिया बनाएंगे आगे चल के, तो उनको भी ऐड करेंगे, जिससे बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में हमें पता चलेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि बच्चों को अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर हम लोग क्या होते हैं, तो पता चला इतने ग्रेड्स मिले, इतने मार्क्स मिले। अगर आपके ग्रेड कम है या आपके मार्क्स कम है, तो हम ये मान लेते हैं कि आप टैलेंटेड कम है, जबकि ऐसा नहीं होता। कई सारे बच्चे हैं जिनको, जैसे मान लीजिए पढ़ाई में थोड़ा वीक है, बट आर्ट्स की कैटेगरी में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, या स्पोर्ट्स की कैटेगरी में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन सबको फिर इवेल्युएट नहीं कर पाते हम। आज की जो हमारी मार्किंग सिस्टम है, या आज का जो हमारा पूरा पैटर्न है, उसको, यानी कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो मार्क्स आते हैं, उसमें उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो परख के अंदर उनका होलिस्टिक, देखो होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना है। होलिस्टिक मतलब, अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर यह भी कहा गया कि अब परख के अंदर बच्चा अपने आप को खुद भी एवेल्युएट कर सकता था। याद करो, मैंने पढ़ाया था, जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मैं अपने आप को भी देखूंगा कि कितना डेवलपमेंट मेरे अंदर हुआ। मेरा दोस्त भी मुझको बताएगा कि हाँ, इस बंदे के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके का डेवलपमेंट, यानी कि इस तरीके का असेसमेंट का मैकेनिज्म लेकर आ रही है सरकार, कि आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाएगा कि क्या आपके अंदर, ठीक है ना, ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं कि नहीं हुए। तो जो ये नॉर्म्स वगैरह हैं, ये बेसिकली नॉर्म्स सेट किए जाएंगे, और उन नॉर्म्स के अंडर ही आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिससे कि एसक्यूएल एजुकेशन के अंदर ये स्टार्स के पार्ट है या डिफरेंट नहीं, ये स्टार्स के कंपोनेंट्स, यानी कि स्टार्स को जब इंप्लीमेंट करेंगे, तो इंप्लीमेंट करते हुए इन चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा पूरे देश के अंदर। ठीक है, याद रखना, यानी कि उनके साथ ही इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी इसको इंप्लीमेंट किया गया। अब इतनी बात पर मुझे जरा बता दो, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है भारत के अंदर किसकी रिकमेंडेशन पर आई है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इंडिया के अंदर किसकी रिकमेंडेशन पर आई? तो कौन सी कमेटी थी वो? कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन तो भारत के अंदर आई है। मिंट ने एक न्यूज को और भी कवर किया। आप कहेंगे मिंट को क्यों बार बार पढ़ते हो? तो आपको भी अगर पढ़ना है तो लाइव मिंट कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा होता है। इनके कंटेंट मुझे ज्यादा न्यूट्रल दिखते हैं बाकी और मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स की कंपैरेटिवली। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो इनकी रिपोर्ट्स पढ़ा करिए, ठीक है, अच्छे हैं। बाकी क्या है, और इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी आपको मिंट में ही बहुत सारा मटेरियल मिलता है। गगनयान इज जस्ट बिगनिंग, ठीक है, ये एक पोर्टल है ई पेपर के लिए। ठीक है, इंडिया प्लान्स इंडिया प्लान्स टू हैव अ सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस। तो गगनयान को लेकर अभी यहाँ पे एक न्यूज पब्लिश की गई है। वो न्यूज क्या है? तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्फॉर्म दैट द ह्यूमन space flight module of the Gaganyaan will be launched after the second unmanned mission planned in 2023। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि 2022-23 में पहले तो हम क्या लॉन्च करेंगे, या तो 2022 के एंड में या तो 2023 के एंड में। तो हम लोग बेसिकली सेकेंड अनमैन्ड मिशन लॉन्च करेंगे। अब देखो, ये गगनयान के 3 कंपोनेंट बनाए गए। तो गगनयान में क्या हम पहली दफा लोगों को भेजने वाले हैं स्पेस के अंदर? यस या नो में आंसर करिए, यानी कि इट इज फर्स्ट टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस कह लीजिए, या पूरी स्पेस हिस्ट्री में कह लीजिए, हम अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके पहली बार कहां भेजने वाले हैं? स्पेस के अंदर। स्पेस में भी वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे, यानी कि लगभग जमीन से ज्यादा ऊंचाई नहीं होगी, 500-600 किलोमीटर के आसपास की हाइट होगी, वहां पर भेजेंगे। तो हमने क्या कहा है कि गगनयान
इसका एक मिशन है, ठीक है, यानी कि इसमें लोगों को भेजा जाएगा। तो इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट 1, दूसरा अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट 2, और तीसरा फिर यहां पर भेजा जाएगा मैन्ड स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, यानी कि फिर लोगों को भेजेंगे। तो ये 3 बेसिकली ऐसे, यानी कि शुरुआत में 2 टेस्टिंग के तौर पर या एक्सपेरिमेंटल समझ लीजिए स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे, और इसके बाद जब सक्सेसफुली ये लैंड कर जाएंगे वापस, देन हम लोगों को भेजेंगे, क्योंकि लोगों की जिंदगियां काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो इसलिए यहां पर कहा गया है। तो अब यहां पर क्या कहा गया कि इट वाज इनिशियली इवेल्यूएटेड विद 10,000 करोड़। इसकी कितनी लागत है? तो अभी फिलहाल के तौर पर तो इसमें आपको गगनयान मिशन की 10,000 करोड़ की लागत दिखाई दे रही है। इसमें कितने 3 मेंबर्स को भेज रहे हैं? कितने मेंबर्स को भेज रहे हैं? सभी लोग लिखेंगे 3 मेंबर्स को भेज रहे हैं, और ये स्पेस में कितने दिन तक गुजारने वाले हैं? तो 5 to 7 यानी कि 5 से 7 दिन तक गुजारने वाले हैं। और कहते हैं कि 2022 में इसको सब कुछ ठीक रहा तो 2022 के एंड में 75 सालों की इंडिपेंडेंस पर इसको भेज देंगे। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 काफी हद तक ये ऐसा लग रहा है कि इट मे बी पॉसिबल कि 2023 में भी जा सकता है, क्योंकि थोड़ा लेट लतीफ चीजें हुई हैं, ठीक है। तो हमने देखा है कि कोविड-19 यहां पर, हाँ, 3 लोगों को भेजेंगे, 3 मेंबर होंगे, और 7 दिनों या 5 से लेकर 7 दिनों तक वहां पे गुजारने वाले हैं, ठीक है। तो हमने 2000 यानी कि अनमैन्ड मिशन दिसंबर 2021 में प्लान था, ठीक है ना, प्लान किया था, लेकिन इट हैज बीन डिलेड ड्यू टू द कोविड-19। 2000 अगर देखा जाए तो कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी ये डिलेड चल रहे हैं पूरे के पूरे मिशन, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस इतना आसान नहीं था इसरो के लिए जुटा पाना। तो अभी इसरो प्रॉपरली काम कर रहा है इस मिशन पर लग के, ठीक है। लेकिन 2022 का एंड देख ले या फिर 2023 की शुरुआत देख ले, अब हमारे लिए ये एक बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि इनिशिएटिव भी है या बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो आगे चल के प्राइवेट टेक्नोलॉजी अगर हमारे इसरो से जुड़ेगी तो कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी आपको देखने की मिलेंगी। यानी कॉमर्शियल फ्लाइट्स का मतलब हुआ कि ऐसे लोग जो घूमने के पर्पज से ऐसा कुछ जाना चाहते हैं, तो उनको भी आप, मतलब आप में से किसी को ऐसा एडवेंचर लगे कि नहीं मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए हैं, मैं जाऊंगा घूमने, मेरे को भी भेजो, तो फिर इसरो ये काम भी आपको कर सकता है, जो स्पेस एक्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसका एक ये मैकेनिज्म भी स्टार्ट किया है सरकार ने, ठीक है, और धीरे धीरे करके सरकार इस पर भी काम कर रही है, ठीक है। अब प्राइवेट इंडस्ट्री को आप आगे चल के ना कई सारी इंडस्ट्रीज देखेंगी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, और भारत के अंदर वो कई सारे लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाएंगी, जैसे जीएसएलवी पीएसएलवी बनाया हमने। तो अभी आरएसएलवी पर काम हो रहा है, रीयूजेबल पर, यानी कि अगर कोई लॉन्चिंग व्हीकल ऊपर जाता है तो वो वापस भी आ जाए, ठीक है। हालांकि ये सारी टेक्नोलॉजी स्पेस एक्स के पास आ चुकी है, नासा के पास ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। चलो, और दूसरी चीज ये भी एक कि बाहर जब कभी भी लॉन्चिंग व्हीकल के लिए स्पेस में जाते हैं, अगर इस टेक्नोलॉजी को वापस नहीं लेके आए तो एक बड़ी प्रॉब्लम हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारा गार्बेज जो है वो हमारे स्पेस में जमा हो रहा है। तो ज्यादा गार्बेज जो होगा या डेब्रिस जिसको आप बोलते हैं, अगर ऐसा होता है तो ऐसी सिचुएशन में फ्लाइट जो हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं, बहुत सारा कचरा अगर हो जाए स्पेस के अंदर, तो क्या वो कचरा टकराने की संभावना भी रहती है कि आपका कोई भी बढ़िया मिशन चल रहा है, टकरा के खत्म हो गया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए जापान ने भी इनिशियली क्या किया था कि 2023-24 के अंदर वो स्पेस के अंदर अब जो स्पेस फ्लाइट्स भेज रहे हैं वो वुड से बनी हुई स्पेस फ्लाइट्स भेज रहे हैं, जिससे वो वहीं पर जलकर राख हो जाया करेगी आफ्टर यूज, यानी कि जैसे यूज हुआ उसके बाद वो उसको आग लगा देंगे, ठीक है। तो ये इतनी टेक्नोलॉजी, कई सारी टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज में जापान इस पर भी काम कर रहा है। एक बार उन्होंने सक्सेसफुली काम कर लिया, फिर टेक्नोलॉजी क्या करेंगे, हम एक दूसरे से शेयर कर लेंगे, काम हो जाएगा। उसके परचेज करनी पड़ेगी वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे लिए एक बढ़िया तरीका हो सकता है। गगनयान इज अ मिशन बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिजिनियसली इसको हम कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा खुद का मिशन है। अंडर द गगनयान शेड्यूल, तो बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, गगनयान 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इनटू द ऑर्बिट, ठीक है। कितनी फ्लाइट्स भेजेंगे? 3 फ्लाइट्स हम भेजेंगे ऑर्बिट के अंदर, 2 अनमैन्ड भेजेंगे और 1 मैन्ड भेजेंगे। आर यू गेटिंग दिस? यानी कि जिसके अंदर 2 ऐसी होंगी जिसमें लोग नहीं होंगे,
और एक ऐसी होगी जिसके अंदर लोग हुआ करेंगे। ठीक है, हाँ, तो दो ऐसी होंगी जिसमें लोग नहीं होंगे, यानी कि 3 फ्लाइट्स भेजेंगे। एक दो तो एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं, और ठीक है, बट मिलिट्री प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ये बोलने आए हो क्या, मतलब क्या चक्कर है? दूध दूध ले आए? अभी कहाँ से आ रहे हो, डेयरी से? ये बीच बीच में ऐसे होता कि चलो बाग है, लाओ इनसे भी मिल ले, क्या है अपना निपटा ले काम है। हे उठ, उठा के सबको, ये क्या है, हे उठा के। हमारे यहाँ ऐसे बात नहीं करते, जब मेरे से कोई पूछे और कहाँ से आ रहे हो, तो हम हे नीचे गए थे, ऐसा। तो वहां ये चालू हो गया क्या, नया ट्रेंड है क्या? हैं? तुम लोग ये लोल क्या सीख लियो यार, हर बात में लोल। दो चार हैं इसमें। बिना बात के, कोई बात के तो लोल। ये क्या चक्कर है तुम्हारे पास? भाषाएं खत्म हो गई, लैंग्वेज खत्म हो गई, वर्ड्स खत्म हो गए, वोकैब्स कमजोर है, क्या चक्कर है तुम्हें? लुल क्या होता है ये, मेरे को समझता नहीं है। लॉ ऑफ आउट, ये एक तो ये मानव एक्सप्लेन भी करने लगते हैं कि लॉ ऑफ आउट लाउड क्या, उससे क्या हो गया? हम्म, क्या है? स्पीकर में आपकी क्लास लगा देगी, नहीं होंगी, घर वाले उठ गए होंगे। अच्छा, तो मतलब जो भी, बट मुझे समझता नहीं है कि आप ऐसे कोई ढंग की बात लिखो, ही उसके बाद अपना अपना लिख दो। अरे पहले ठीक है, मेरी बात अगर कोई आपको अच्छी लगी, उसने मुझसे पूछिएगा, वो अच्छा समझाएगी, उनसे पूछेगा वो अच्छा समझाएंगी, हमसे नहीं समझेंगे। अरे देखो, देख रहे हो इनको तुम? सीधा सुबह सुबह उठे भाई, सब फालतू की बातें करने चालू करते हैं। इस तरह से कभी नहीं सुधरोगे तुम लोग, मैं समझ गया हूं। ये लड़के, दो चार लड़के हैं इसमें, उनका टारगेट ही गलत जगह पे लगा हुआ है। देयर विल बी 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स एंड 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, इनके पास, हाँ, अब तो इनकी बात पे ध्यान ही नहीं देता मैं, धीरे धीरे करके। हाँ हाँ, जैसे जिस तरीके के तुम लोग कोई बात करो, तुम वही बात डाल देते हो बीच में। हे होगी नहीं क्या, कब शादी करोगे, हे ये क्या चक्कर है? अरे करेंगे करेंगे, हम अपना देख रहे हैं ना, तुमको क्या लेना देना, मैं करूं चाहे ना करूं, मैं अविवाहित निपट जाऊं, तुमको उससे क्या लेना देना है? लिव इन में, अरे जो जैसे भी रहूं, तुम्हारा क्या ले रहा हूं बताओ? हद है कि ये ऐसे करोगे वैसे करोगे, ये क्या है मतलब? गलत है ये, मेरे को हर्ट होती है ये सब बातें, तुम जो ऐसे करते हो मेरे साथ ना, रियली हर्ट्स मी। अरे सामने वाला भी तो रेडी हो, किसकी किसकी घरवाली से कर लूं जाके शादी? कोई मिले तो सही, कहाँ चला जाऊं मैं, कि कहाँ दीवार पे मार दो अपनी खोपड़ी, बताओ? जिंदगी में कोई होना भी तो चाहिए, बाबू बोल के उठाने वाला। तुम्हारी जिंदगी में है, गुन्नू से कर लो, तो गुन्नू भी तो हाँ बोले, तो कर लूं गुन्नू से, उसमें क्या है? हमारा कष्ट तुम नहीं देख रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो अभी कितना गम में है हम। इस, वो कहते हैं ना कि जो ज्यादा मुस्कुराते हैं वो बहुत सारे गम छुपाते हैं, है कि नहीं? तो आज हमारा वैसे सर दूसरी है, करा दो जल्दी। दूसरी है, हम क्यों करा दे दूसरी है? किसकी करा दे, मतलब क्या करा दे? अच्छा दूसरी क्लास है, सॉरी, 8 बजे से पहले थोड़ी देर खत्म हो जाएगा। दूसरी भी होगी तो 8 के बाद ही तो होगी। बोलो, अगर मैं जल्दी भी करा दूंगा तो क्या है, और उतनी देर से पढ़ा ही रहा हूं, ऐसे मत करो। गुन्नू लड़की है लड़का है, तुमको क्यों बताएं क्या है? हैं? तुम उसकी सास लगोगी? गुन्नू लड़की है लड़का है, हद है। ये सब राइट्स नहीं है तुम्हें पूछने के। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो। गगनयान सिस्टम मॉड्यूल कॉल्ड द ऑर्बिटल मॉड्यूल, यानी कि ये जो बेसिकली स्पेस, इसरो के द्वारा ये मिशन जो लॉन्च किया गया, ये एक ऑर्बिटल मिशन है। ऑर्बिटल मिशन मतलब ये जो ऑर्बिट करेगा यहाँ पर, यानी ठीक है, अर्थ को ऑर्बिट करता हुआ एक मिशन हमने बनाया हुआ है। और इसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, यानी कि कितने भेजेंगे, 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, और इंक्लूडिंग अ वुमेन, यानी कि एक महिला भी होगी उसके अंदर। और ये क्या है, इट विल सर्कल अर्थ अ लो ऑर्बिट, यानी कि ये 300 से 400 किलोमीटर, यानी कि अर्थ की हाइट से जाके ऐसे करके हम ऑर्बिट करके वापस आ जाएंगे। तो ये 5
ही रहने वाले हैं। इसके अंदर पेलोड्स की बात करें तो पेलोड बेसिकली दो तरीके के मॉड्यूल हैं इसके अंदर, एक क्रू मॉड्यूल है, एक सर्विस मॉड्यूल है। क्रू मॉड्यूल क्या होगा, जिसके अंदर लोगों को ले जाया जाएगा, उसको हम बोलेंगे क्रू मॉड्यूल, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा, आपको मेरी आवाज आ रही है, कौन लिख रहा है कि स्टक हो रहा है, ठीक है। दूसरा सर्विस मॉड्यूल की बात करें तो इसके अंदर पावर्ड बाई टू लिक्विड एंड प्रोपेलेंट इंजन, यानी कि अब देखो ऊपर तो आपको लॉन्चिंग व्हीकल ले जाएगा, यानी कि जीएसएलवी से आप ऊपर जाएंगे, नीचे कैसे आओगे, तो सर्विस मॉड्यूल के थ्रू नीचे आओगे। इसमें भी दो इंजन लगे हुए हैं, वही दो इंजन के मार्फत आपको नीचे लाया जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस, यानी कि दो लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन वाला एक सर्विस मॉड्यूल होगा, जिससे आप नीचे आएंगे। जाएंगे तो लॉन्चिंग व्हीकल से, तो जाने का काम तो जीएसएलवी आपको लेके चली जाएगी, लेकिन जीएसएलवी आपके साथ नहीं रहेगी। जीएसएलवी ऊपर गई और जीएसएलवी नीचे, क्योंकि हमारी जीएसएलवी वापस नहीं आती, हम अभी उस सिस्टम में नहीं पहुंचे कि वापस से हम उसको यूज में ले पाए। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च करेंगे, तो ये जीएसएलवी लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च की जाएगी, ठीक है। लिक्विड प्रोपेलेंट का मतलब ऐसे इंजन जिसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जीएसएलवी मैक 3, अगर आपसे पूछे कि गगनयान के अंदर जो गगनयान मिशन है, वो मिशन जो है वो बेसिकली कौन से लॉन्चिंग व्हीकल का यूज करेगा, तो वो मिशन जो है बेटा लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें तो उसके अंदर जीएसएलवी का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, और अगर चंद्रयान में भी बात करें तो चंद्रयान के अंदर भी इसी लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था। और भारत का ये सबसे ज्यादा हैवी, यानी कि अगर आप देखें तो हैवी पेलोड लेके जाने वाला इस पे मतलब लॉन्चिंग व्हीकल है। इससे ज्यादा हम इसमें लेके नहीं जा सकते, ठीक है। इससे ज्यादा हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम बहुत ज्यादा वेट लेके जा सके। 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है ये। 3 स्टेज, हाँ 4 टन है इसमें, 4 टन हम लेके जा सकते हैं। तो 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, यानी कि 3 स्टेजेस में। वही पीएसएलवी 4 स्टेज है, कितने स्टेज में, 4 स्टेज, मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी होगा। तो 3 स्टेज हैवी लिफ्ट 3 स्टेज में है, जिस गगनयान को लॉन्च करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। गगनयान के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो सभी लोगों ने लिख लिया, पढ़ लिया, तो एक बार यस कर दो कि हाँ पढ़ लिया, जल्दी से बोलो, ठीक है। अब इसके लिए हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स को या जो जिनको हम बेसिकली भेज रहे हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट्स ही कहते हैं। तो इन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए हमने किनके साथ बेसिकली क्या किया है, एग्रीमेंट, तो हम कहेंगे रशियन गवर्नमेंट ओन्ड एक कंपनी है, ग्लैक्सोस्मिथ कहते हैं। तो ये रशिया के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। हमारे जो भी ये एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग वहां पर ले रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्रेनिंग कहां ले रहे हैं, तो इनके पास एक स्पेसशिप है विच इज नोन एज सोयूज। तो सोयूज यानी कि इनके पास सिमिलर एक ऐसा स्पेसशिप है, जिस स्पेसशिप पर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि डिटेल के अंदर कि भैया ये कैसे काम करता है, वहां पर कैसे हमें रहना है, क्या करना है, कैसे 5 से 7 दिनों के अंदर कैसे खाना है, कैसे, क्योंकि उनके लोग जाते रहते हैं। और 1984 में हम इन्हीं लोगों के साथ गए थे, याद है, राकेश शर्मा की बात है, बोलो। तो राकेश शर्मा को यही लोग लेके गए थे कि आओ चलो हो के आते हैं, ठीक है। तो वो एक तो सोयूज इनका एक स्पेस, अगर आपसे पूछा जाए कि सोयूज जो है वो किसका स्पेस शिप है या स्पेस क्राफ्ट है, तो आप क्या बोलेंगे, तो ये बेसिकली स्पेस क्राफ्ट है किसका, तो रशिया का है। और इसी पर हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है इसी पे सारी डिटेल ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। इसके अलावा एक इनका एयरक्राफ्ट और है जिसको 276MD के एयरक्राफ्ट कहते हैं, और ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन। और जो ये सोयूज है ये आज के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है स्पेस में लोगों को पहुंचाने के लिए, यानी कि इसी स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है हमारा स्पेस के अंदर, तो वहां पर सोयूज के मार्फत ही क्या भेज रहे हैं, ये लोगों को भेजते हैं। साथ ही साथ जो उनकी खाने वाने की सामग्रियां हैं या जो भी आइटम्स हैं वो भी इसी से ही भेजे जाते हैं। तो काफी हद तक टेक्नोलॉजी सिमिलर होगी, तो लोगों को समझना, यानी कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको जानना आसान रहेगा कि किस तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, कैसा वहां ऊपर जाने पे लगेगा, कैसा नीचे आने पे, ये सारा समझा पाएंगे, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली ऐसा काम करते आ रहे हैं।
इसके अलावा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है पैराफ्लोविक फ्लाइट, यानी कि ऊपर जाने के साथ साथ नीचे आने का भी सिस्टम इसके अंदर है। तो स्पेस टूरिस्ट के पर्पज से इसको डिजाइन किया गया था कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ऊपर जाने की व्यवस्था वाले फ्लाइट तो बहुत है, नीचे आने वाली व्यवस्था की फ्लाइट कम है। तो इन दोनों पर ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको कि ग्लास्कोमोस नाम की इनकी कंपनी है जो इसरो के साथ टाई अप कर चुकी है और एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। अब ये लोग हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग देने के साथ साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो भी समझाई जा रही है, कैसे उन्हें परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें बताई जा रही है, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई। हालांकि हमसे ये नहीं पूछेंगे सवाल में कि ये एयरक्राफ्ट कौन कौन से एयरक्राफ्ट में इनको ट्रेनिंग दी गई, लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा जा सकता है कि जो सोयूज एयरक्राफ्ट है या स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। देन हमें बताना पड़ेगा कि ये रशिया का बेसिकली एक स्पेसशिप है। ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है और आपको ये पता होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, तो यहां पर हमने देखा कि अगर हम ऐसा कर पाते हैं, यानी कि हम गए और वापस आ पाए, जैसा कि उम्मीद है आ ही जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिलेगी कि एक पॉजिटिव एनवायरमेंट बनेगा। लोग इस तरफ काफी हद तक इंस्पायर होंगे, जो यूथ है हमारा वो इंस्पायर होगा, और कई सारी एजेंसीज के लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट कर पाएंगे कि अगर आप में से कोई भी लोग अपना कोई मिशन लॉन्च करना चाहते हैं, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका काफी हद तक परफॉर्मेंस का दूसरे स्पेस रिसर्च एजेंसी से बहुत अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पर अगर देखा जाए तो यूथ तो इंस्पायर होगा ही होगा। इसके अलावा गगनयान की वजह से हमने ये देखा है कि मार्केट के अंदर भी एक, यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस मार्केट है, वहां पर भी एक बड़े रिमार्केबल, या हम ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक मैसेज कन्वे करेंगे कि हमारे साथ आप टाई अप कर लीजिए। और फिर जो हमारे देश के अंदर साइंटिस्ट हैं या जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, तो वो लोग बेस्ट अपॉर्चुनिटी के चक्कर में नासा चले जाते हैं। आप लोग भी पढ़ते होंगे, अभी हमने एक परसेवरेंस रोवर किया हुआ है, याद है? तो यूएसए ने किया, जिसको लीड किया था डॉक्टर स्वाति ने। सी बिलोंग्स टू द इंडिया, इंडियन ओरिजिन की हैं। तो जो इस तरीके का टैलेंट है, तो जो बेसिकली बाहर जाकर हमारे, ये देखो नासा के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में जो हायर पोस्ट पर अथॉरिटीज है, उनमें काफी हद तक इंडियंस भी हैं। इसी तरीके के एग्जांपल्स आपको गूगल में दिए जाते हैं, हाँ बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट में दिए जाते हैं कि हम अपने लोगों का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, और काफी हद तक सही भी है। लेकिन अगर अरे हैं कहाँ जाएंगे, रुक तो जाओ, सबर करो, 2 मिनट। सुन लो, बस हो गया हो गया। तो एक तो क्या होगा, हमने देखा कि गगनयान विल इन्वॉल्व द न्यूमरस एजेंसीज, लेबोरेटरीज, डिसिप्लिन एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, सबका इस्तेमाल करेगा गगनयान। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। और टेक्नोलॉजी फॉर द सोशल बेनिफिट, इससे हम ये कहेंगे जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उसका सोशल बेनिफिट भी मिलेगा। कई सारे सिग्निफिकेंस हैं इस पूरे सिस्टम के। इससे क्या होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी बढ़ेंगे, खासकर इंडिया के लिए। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जैसे अब भारत ना 2030 तक, एक बात ध्यान रखना कि इंडिया अपना 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भी बना सकती है। अभी फिलहाल के लिए तो यूएस और वेरियस कंट्रीज जैसे रशिया, इन सबका मिलकर एक स्पेस सेंटर है, वहां से ऑपरेट करते हैं सारी चीजों को काफी कॉस्ट आती है। तो इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, इंडिया भी इसके अंदर डाल सकता है। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गगनयान ये कह सकता है कि जैसे फूड, वाटर, एनर्जी, इस तरीके के अगर मिशन होते हैं, हम ये कर पाते हैं अगर, तो आगे चल के हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कई दफा हम कॉमर्शियली, जैसे मान लीजिए रशिया वाले हमसे कह सकते हैं कि आप फूड डिलीवरी कर दो, आप वाटर, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब चीजों के ऊपर विनस पर भी मिशन है इंडिया का इन फ्यूचर। हाँ, 2024 में ये मिशन था विनस का, और इट माइट बी पॉसिबल कि ये शायद एक्सटेंड कर दिया जाए 2025 में, क्योंकि पहले, हाँ, इंडिया और फ्रांस का कोलैबोरेशन होगा उसके अंदर। तो 2024 में पहले था, अभी उसको 2025 में कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये शुक्रयान को बना, उसको नाम देंगे ये शुक्रयान, वीनस मिशन होगा।
और अभी रिसेंटली आपको दो बड़े प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे, एक शुक्रयान ही दिखाई देगा और एक मैंने कुछ समय पहले आदित्य L1 भी पढ़ाया था, आपको याद करिए अगर आपको याद होगा। तो आदित्य L1 एक कौन सा मिशन है, जल्दी बताओ। तो इट्स अ सन वाला, यस, सोलर मिशन इनको हम कहेंगे। तो ये इसके अंदर हम सन के एक पॉइंट्स पर जाना चाहते हैं, L1 एक पॉइंट होता है, तो वहां पर हम जा रहे हैं आदित्य L1 का यूज करते हुए। तो चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 हम लाइकली लॉन्च करने वाले हैं 2021 में, लेकिन ये होगा नहीं, 2022 में ही होगा। और शुक्रयान के अंदर भी अगर देखें तो 2025 में अभी इसमें होता क्या ना कि डेट के अकॉर्डिंग डेट तो हमें बता दी जाती है, लेकिन काफी हद तक फ्लैक्चुएट भी हो जाते हैं क्योंकि टाइम प्रिपरेशन इन सब चाहिए होती है उस हिसाब से। तो चंद्रयान देखेंगे, शुक्रयान देखेंगे, आदित्य L1 आने वाला मिशन है वो भी हम देखेंगे। तो आगे चल के कई सारे, और इसमें मार्स का भी एक मिशन आएगा, लेकिन मार्स का मिशन जो होगा वो ऑर्बिटर मिशन ही होगा। आगे से इसरो ने क्लियर कर दिया है अभी कुछ समय पहले कि हम अगेन एक मार्स का मिशन करने वाले हैं, तो उस मार्स के मिशन में हम केवल ऑर्बिटर मिशन ही करेंगे। आप इस इमेज को देखकर काफी हद तक इमेजिनेशन कर सकते हो कि ये मिशन कैसा रहने वाला है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है, देख लो फटाफट, जल्दी बोलो। तो कॉस्ट है 10,000 करोड़, फटाफट देखो, जल्दी से बोल दो कितनी है, कॉस्ट कितनी है, बोलो। 10,000। लॉन्च कब तक है, 2022 में, नहीं होगा तो 2023 में ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इस हिसाब से देखें, इंडिया टू बी द फोर्थ नेशन लॉन्च द मेन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। अनमैन्ड का चक्कर तो अलग ही है, यानी कि लोगों को भेजना और टेक्नोलॉजी भेजना दोनों अलग बातें होती है। तो यूएस, रशिया और चाइना के बाद इंडिया फोर्थ कंट्री हो जाएगा ऐसा काम करने वाला। आर यू गेटिंग दिस, क्लियर है, जल्दी बोल दो, बोलो, ठीक है। अब ये जो हाइट बता रहे हैं, ये हाइट, ये 300 से लेकर 400 किलोमीटर की हाइट है, ठीक है। और ये हाइट 300 से लेकर 400 किलोमीटर, और इसी को बोल दिया लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। क्या बोल दिया, लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि हम बहुत ज्यादा नहीं जाने वाले, बहुत हाइट में कि पता चलता है कि चले गए 2000 किलोमीटर की हाइट में, चले तो जाओगे जाने की व्यवस्था तो है लेकिन आने की व्यवस्था गड़बड़ है थोड़ी, ठीक है। तो इसलिए हम अभी इतनी टेक्नोलॉजी हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि हम ऐसा कर पाए। पहले हम ये कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल मिशन है एक तरीके का, कि इससे हमें थोड़ा सा लगेगा कि पता करेंगे बेसिकली है। और ये कितने मिनट में पहुंचा देगा, तो 16 मिनट के अंदर आपको लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा भी देगा, यानी कि जीएसएलवी अपना 16 मिनट में काम कर देगा और आपको सही जगह प्लेस कर देगा। तो देखो ये ऑर्बिट मॉड्यूल में आपको डाल देगा। आर यू गेटिंग दिस, कि कितने मिनट के अंदर ऊपर ले जाके छोड़ देगा आपको, तो 16 मिनट के अंदर ये ले जाके आपको छोड़ देगा, ठीक है, 16 मिनट। और 16 मिनट के बाद जब आपको डी बूस्ट करना हो यानी कि लैंडिंग करनी होगी, तो कितने मिनट के अंदर लैंड करा देगा ये, 36 मिनट्स के अंदर लैंड भी करा देगा। अब इस इमेज से काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। पहली चीज क्या है कि यहां से जब हम श्रीहरिकोटा से फ्लाइट करेंगे तो 16 मिनट के अंदर हमें ऑर्बिट में ले जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो मॉड्यूल हैं, याद करिए। एक क्या था, याद करिए, क्रू वाला मॉड्यूल था जिसमें लोग होंगे, तो ये जो है सिस्टम, ये क्रू वाला मॉड्यूल है, ठीक है, याद रखना। हाँ, और क्रू वाला मॉड्यूल है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर दूसरा है सर्विस मॉड्यूल, ठीक है, इसमें इंजन वगैरह लगा है, ठीक है। वो मैंने उनका नाम क्या है यार, अब जितने लोग हैं उनके नाम के बारे में 4 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और वो सारे के सारे शायद इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं, और उनमें 4 लोगों में 3 लोग जाएंगे। अब ये 3 कौन जाएंगे अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है, तो ऐसा कुछ नाम हम तो अपने को अभी डिस्क्लोज शायद नहीं किए गए, अगर किए भी हुए तो साइट पर होंगे। उम्मीद है, जहां तक मुझे नहीं लगता क्लियर डिस्क्लोज किए गए होंगे, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर आप देख लो कि मैंने अभी आपसे कहा था इसके 2 मॉड्यूल होंगे, तो दोनों मॉड्यूल आपको दिख रहे हैं। ये वाला मॉड्यूल क्या है, सर्विस मॉड्यूल है, और ये वाला मॉड्यूल क्या है, ये क्रू है, ठीक है। तो याद रखना कि यहां से डी बूस्ट होना चालू हुआ, देखो इंजन जल गया कि नहीं जल गया, बोलो। 2 इंजन लगे, याद करो, लिक्विड बताया था मैंने, लिक्विड प्रोपेलेंट, बोलो हाँ है ना। तो दोनों इंजन चालू है। उसके बाद ये क्या करेगा, यहां से इसको थ्रो करना शुरू कर देगा, फेंक देगा, और फिर थोड़ा टाइम के बाद जब इसी स्पेस से वो नीचे आएंगे तो वापस में क्या खुल जाएंगे, पैराशूट ओपन होंगे और नीचे ये
गुजरात के अरेबियन सी में गिरने वाले हैं। कहां पर गिरने वाले हैं? गुजरात के पास जो अरेबियन सी है वहां पर ये गिरने वाला है। तो पूरा सिस्टम समझ गए कैसे कहां से जा रहा है। ये हरिकोटा से जाएगा, ऊपर रहेगा 5 से 7 दिन तक, और वापस से मदद किसकी मदद से आने वाला है? ये जो सर्विस मॉड्यूल है उनकी मदद से नीचे आने वाला है। और यहाँ भी, हाँ बिल्कुल, ये गुजरात के पास जो हमारा अरेबियन सी है वहां पर ये गिरने वाले हैं। GSLV मैक 3 का इस्तेमाल करेंगे और इंडिया विल बी द 4th नेशन। उम्मीद करते हैं टॉपिक पूरी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। समझ में आ गया? एक बार यस कर दो और फिर हम लोग कल मिले। अच्छा, शाम को मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था। जिन लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा है वो टॉपिक जाके देखें, ठीक है? और ये सुबह 7 बजे की क्लास रेगुलर लगाओ। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे होता है 17 जनवरी को, ठीक है? उसको पल्स पोलियो डे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो 7 रात की जो क्लास होती है उसको भी लगाओ, और कल से 23 तारीख से शाम को 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ध्यान रखना। ये क्या नाम है, करंट अफेयर कहाँ से स्टार्ट किए? ये इसमें अभी तो पिछला चल रहा है, लेकिन अब रेगुलर चलेगा। जैसे मुझे लगता है कल हम पढ़ेंगे सेंसस के बारे में, कई सारी और इंफॉर्मेशन होंगी इसमें। जैसे चाबहार पोर्ट को लेकर भी न्यूज आई हुई है, 18 जैन की न्यूज है ये। अब तो हमें आगे के लिए पढ़ना है, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स SSB के लिए होंगे, उनका भी देखना है। और जैसे क्वाड की मीटिंग हुई थी, तो ये सारा कंटेंट इसमें पड़ा हुआ है, बट डोंट वरी, ठीक है? चलो, 17 को SSB, तो SSB वाले बच्चों को तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो अब आ गया है मामला, ठीक है? बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बड़ा बजट अभी नहीं पढ़ाया, 1-2 दिन में पढ़ाऊंगा बस।